Hey everyone, welcome back to Minds Mind tutorial. We were seeing the topic Kingdom Protista, and in Kingdom Protista हमने जो रिप्रोडक्शन होता है उसका टाइप्स ऑफ आइसोगेमी होती है और जो हेप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है वो सब चीज़ें देखी थी. इससे पहले किंगडम मोनेरा जो था वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और हम यहाँ पर प्रोटिस्टा के पहले एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, फिर उसके बाद आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोल्ड्स, प्रोटोजन्स, ये सारे एग्जाम्पल्स प्रोटिस्टा के होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के होते हैं. सो नाउ लेट्स get started with the today's lecture. तो यहाँ डिवीजन जो होता है, यहाँ सबसे पहले आ रहा है पायरोफाइटा क्लास. यहाँ पर आ रही है डाइनोफाइसी, और उस डाइनोफाइसी क्लास के अंदर जो मेंबर आ जाता है वो होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, जो कि अभी हमने एग्जांपल में देखा था. तो जो प्रोटिस्टा होते हैं विथ 2 फ्लैजिला, ऐसे प्रोटिस्ट जिनके अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं. फ्लैजिला हमें मालूम है किस तरह का ऑर्गन होता है, स्विमिंग करने में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है. एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है. इस जो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है इसी तरह से दिखाई देता है. थोड़ा थोड़ा फ्लैजिला इसका थिन फॉर्म रहता है. तो प्रोटिस्टा जिनमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं उन्हें हम लोग डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं. डायनोफ्लैजिलेट्स मेनली मराइन होते हैं, यानी कि ऐसे पानी में रहते हैं जहां थोड़ा सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है. फॉर एग्जांपल ओशन, सीज एक्सेट्रा. अब यहाँ पर क्या होता है, जो सरफेस होता है वाटर का, यानी ऊपर जो सतह होती है पानी की, वहां पर ये फ्लैजिला जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो पाए जाते हैं. यहाँ डाई वर्ड से 2 का मतलब हो रहा है, अगर हम इसका नाम भी समझे तो डाई का मतलब होता है 2 और फ्लैजिलेट्स का मतलब होता है फ्लैजिला वाले. तो 2 फ्लैजिला वाले ऑर्गेनिजम्स को डायनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं. ये मराइन होते हैं, सरफेस ऑफ वाटर पे पाए जाते हैं. येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, अलग अलग कलर के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स. उनके सेल में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पर उसका कलर डिसाइड होता है. अब जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनकी बात करें तो इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो मेनली होलोफाइटिक होता है या फिर होलोफेटिक होता है. इसका मतलब क्या है, इनका जो न्यूट्रिशन होगा वो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन होगा या फिर वो फोटोसिंथेसिस शो करेगी. जैसे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है सनलाइट की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, उसी तरह से डायनोफ्लैजिलेट्स भी अपना खाना खुद बना सकते हैं. अब डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर भी जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, तो वो होते हैं सीरेशियम, गोनियाउलेक्स, गाइमोनोडीनियम हो सकता है, पायरोसिस्टिस हो सकता है. तो ये सारे एग्जांपल्स डायनोफ्लैजिलेट्स के हो जाते हैं. स्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर हम लोग इसके डायनोफ्लैजिलेट्स का स्ट्रक्चर देखें तो जो सेल वॉल होती है इसकी, यानी कि आउटर कवरिंग जो होती है वो कैसी होती है, प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड होती है. जो कि प्लेट्स जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है. सेल्यूलोज अगेन एक तरह का बायोमोलिक्यूल होता है. तो बायोमोलिक्यूल्स की यानी कि सेल्यूलोज की बनी होती है. जो कवरिंग होती है डायनोफ्लैजिलेट्स की वो एक आर्मर्ड वे में देखी जाती है, यानी कि थोड़ा प्रोटेक्टिव नेचर उसका देखा जाता है. इसी वजह से इन एल्गीज को आर्मर्ड एल्गी कहा जाता है. इन डायनोफ्लैजिलेट्स को आर्मर्ड एल्गी कहा जाता है, एक तरह से उनका दूसरा नाम होता है. जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनमें 2 फ्लैजिला होता है. अगेन हमने उसी पॉइंट को रिपीट करा जो डिस्कस करा था. एक जो फ्लैजिला इनमें रहता है वो लॉन्जिट्यूडिनली लाई करता है, यानी कि खड़े तौर पर उसके ऊपर प्रेजेंट होगा, और दूसरा ट्रांसवर्सली यानी थोड़े से लेटे हुए फॉर्म में उसके ऊपर वो फ्लैजिला पाया जाता है. इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, जो वॉल प्लेट्स की फरो होती है, फॉर एग्जांपल ये वॉल प्लेट है, इसके बीच की जो फरो होगी वहां से ये जो कहना चाहिए फ्लैजिला होते हैं, मूविंग लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो वहां से आते हैं. अब जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनमें एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट देखने को मिलता है जो कि होता है व्हर्लिंग विप्स. व्हर्लिंग विप्स देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज व्हर्लिंग विप्स. इसी वजह से इन्हें व्हर्लिंग विप्स कहा जाता है. एक तरह से ये जो फ्लैजिला है ये दोनों वर्ल्ड वे में रोटेट करते हैं, तो इसको व्हर्लिंग विप्स भी कहा जाता है. हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो इनमें एब्सेंट होता है. इनके क्रोमोसोम में जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो एब्सेंट होता है. इसी रीजन से जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनको मीजोकैरियोट कहा जाता है. सो अगर क्वेश्चन आ जाता है फॉर एग्जांपल नीट के, अगर हम एग्जांपल लें तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनको दूसरा नाम मीजोकैरियोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं. इनके क्रोमोसोम में वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं. एक तरह का प्रोटीन होता है, हम उसको और डिस्कस कर लेंगे हिस्टोन प्रोटीन को. अब क्या बात आती है कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो येलो, ब्राउन, गोल्डन ब्राउन इन कलर, हर तरह के कलर में हो सकते हैं. ये जो कलर है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में भी मेलेनिन नाम का जो रहता है वो पिगमेंट कॉज करता है. तो कोई ह्यूमन का कलर दूसरा होगा, किसी ह्यूमन का कलर दूसरा हो सकता है. सो ब्लैक, वाइट, थोड़ा ब्राउन शेड, इस तरह के अलग अलग शेड्स देखने को मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी पिगमेंट. अब इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, तो पिगमेंट का नाम पहला आता है क्लोरोफिल ए, दूसरा होता है क्लोरोफिल सी, थर्ड होता है जेंथोफिल्स, और भी हो सकते हैं डाइनोजेंथिन या फिर डिडिनोजेंथिन. ये सारे पिगमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और इन सारे पिगमेंट्स की वजह से उसमें अलग अलग कलर देखने को मिल जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, इनके अंदर जो स्टार्च रहता है
एज स्टोर्ड फूड, जो एक्स्ट्रा खाना इन लोगों में इनके पास आ जाता है उसको ये स्टोर जो करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करें, अगर हम लोगों के पास, हमारी बॉडी पास एक्स्ट्रा जो फूड आ जाता है तो उसको भी वो स्टोर करके रखती है, तो हमारी बॉडी इसमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है। उसी तरह से जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनके अंदर जो फूड का स्टोरिंग होती है वो स्टार्च के फॉर्म में होती है और ह्यूमंस में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। तो हमने इसको यहाँ पर रिपीट करा। 10th क्लास में भी सबसे पहले यही बात बताई जाती है कि हमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड फूड रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आ जाती है डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बायोलुमिनेसेंस क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हमें देखने को मिल रहा है कि वो लाइट को इमिट कर रहा है, और लाइट ऐसे इमिट नहीं कर रहा है कि वो लाइट के अंदर है प्रेजेंट तो उसकी वजह से हमें लाइट दिख रही, बल्कि उसकी जो खुद की बॉडी है उसमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहे हैं, ऐसे कुछ फिनोमेना हो रहे हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी को, जो उसकी पूरी बॉडी है वो लाइट को इमिट आउट करती है। फॉर एग्जाम्पल जो जुगनू होते हैं, हमने हर सबने नाम सुना होता है, इंग्लिश में उसको फायरफ्लाइज कहते हैं, तो उनमें भी बायोलुमिनेसेंस हमको देखने को मिलता है। उसी तरह से ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये कई बार इनमें बायोलुमिनेसेंस का जो प्रोसेस होता है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि बायोलुमिनेसेंस उसमें आता कैसे, क्या ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वो लाइट इमिट आउट करने लगते हैं? तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो फॉर द रिस्पेक्टिव टॉपिक बायोलुमिनेसेंस इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, तो आप उसको चेक करेंगे एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो ये बात हो जाती है कि डायनोफ्लैजिलेट्स बायोलुमिनेसेंस को शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब इनमें क्या होता है जिसकी वजह से शो कर रहे हैं? इनमें कुछ फाइटोजेनिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ऐसे ग्रेन्यूल्स जो कि लाइट को इमिट करने में हेल्प कर सकते हैं, उसके साइटोप्लाज्म में वो होते हैं, सो दैट दीज डायनोफ्लैजिलेट्स। तो फिर क्या होता है, ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ऑल्सो नोन एज नाइट लाइट, यहाँ पर टिक करते हैं हम इसको, नाइट लाइट यानी रात में चमकती हुई लाइट, तो उसको डायनोफ्लैजिलेट्स का दूसरा नाम दिया जाता है। डायनोफ्लैजिलेट्स को फायर एल्गी भी कहा जाता है क्योंकि एक तरह से ग्लोइंग लाइट की तरह दिखाई देते हैं ड्यू टू बायोलुमिनेसेंस। सो इनकी चीज़ ये हो जाती है, और इनको अगर प्रॉपरली जो इनका हैबिटेट है वो अगर नहीं मिलता है तो इनका बायोलुमिनेसेंस ऑफ हो जाता है, वो चलना बंद कर देता है, तो वो प्रोसेस इनकी रहती है और उससे कम्युनिकेशन ये लोग करते हैं बायोलुमिनेसेंस से, मेटिंग बिहेवियर शो करते हैं। सो इसकी एक एक छोटी सी छोटी डिटेल, इसकी हिस्ट्री, इसका सारा प्रोसेस बहुत ईजी होता है। उसको हम लोग अगर नीट के लिए प्रिपेयर करें तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दिस टॉपिक बायोलुमिनेसेंस, सो चेक इट आउट। और हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम यहाँ पर गोनी आउलेक्स। अब ये जो गोनी आउलेक्स होता है इसमें क्या होता है, सरफेस ऑफ सी वाटर। फॉर एग्जांपल ये पूरी सी है, इस सी का ये जो सरफेस है, इस पूरे सरफेस पर ये गोनी आउलेक्स स्प्रेडेड रहता है, पूरी जगह इसके सरफेस पर प्रेजेंट रहेगा। और कैसे प्रेजेंट होता है? थ्रू रैपिड मल्टीप्लिकेशन, एक से दूसरा बनना, दूसरे से तीसरा बनना, इस तरह से इनमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ये जो सी का वाटर होता है, खास तौर पर इसका जो सरफेस होता है वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है। इसी वजह से रेड टाइड का वर्ड यहाँ पर आता है। तो फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है कि रेड टाइड बनती है। तो रेड टाइड क्यों बनती है? क्योंकि जो गोनी आउलेक्स होते हैं वो जो सरफेस होता है सी वाटर का उस पर पूरी तरह से स्प्रेड हो जाते हैं। स्प्रेड होने के बाद अब उनका कलर ऑलरेडी रेड है, इसी वजह से वो बहुत सारे भी है, उनका कलर भी रेड है, तो पूरा जो वाटर है वो रेड कलर का दिखाई देता है। और लकीली हमारा अभी जो मार्कर है वो भी रेड कलर का, तो हम इसको देख सकते हैं कुछ इस तरह से ही सी दिखाई देता है रेड कलर में। तो ये गोनी आउलेक्स का पॉइंट था। अब बात आती है बोथ जिम्नोडीनियम जो है एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा गोनी आउलेक्स, ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स टॉक्सिक होते हैं, यानी कि हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ये हानिकारक होते हैं। क्यों हानिकारक होते हैं? क्योंकि ये टॉक्सिन्स का सिक्रीट करते हैं। ये जो टॉक्सिन्स होते हैं वो किसी भी ह्यूमन के अंदर पैरालिसिस कॉज कर सकते हैं। पैरालिसिस हमें पता होता है क्या होता है, तो पैरालिसिस ह्यूमन के अंदर कॉज इन टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, और ह्यूमंस एक्वायर दीज टॉक्सिन्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ह्यूमंस को चलो ये टॉक्सिन क्रिएट कर रहे हैं उनकी बॉडी में, उनको पैरालिसिस दे सकते हैं, पर ह्यूमंस में ये आएंगे कैसे? तो ये फूड चेन के थ्रू ह्यूमंस में पहुंचते हैं। फूड चेन के थ्रू कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एल्गी बनाते हैं हम, यहाँ एल्गी है, इसी एल्गी के अंदर मान लीजिए कि जिम्नोडीनियम और गोनी आउलेक्स आ जाते हैं, तो दोनों जी और जी इस तरह की एल्गी में आते हैं। इस एल्गी को आगे जाकर एक फिश खा लेती है। तो इस एल्गी को किसने खा लिया? एक फिश ने खा लिया। फिश का स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। तो फिश ने खा लिया इस एल्गी को, फिश को थोड़ा टाइम बाद ह्यूमन ने खा लिया, क्योंकि कुछ ह्यूमंस खाते हैं फिश। मैक्सिमम तौर पे जो ह्यूमंस होते हैं वो फिश को कंज्यूम करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें गुड सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी 3 एसिड्स होते हैं, तो इसी वजह से उसका कंज्यूमेशन जो होता है वो होता ही है। तो इस वजह से ये जो फूड चेन है इसके अंदर यहाँ से वो जो एल्गी वो ह्यूमन तक पहुंच जाती है, तो वो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो ह्यूमन तक आ जाते हैं फूड चेन के थ्रू। ये जो पूरी चेन हमने बनाई है इसको हम फूड चेन कहते हैं।
होते हैं। तो ये जो एल्गी थी वो अफेक्ट कर देती है मराइन एनिमल्स को भी कभी कभी, और कभी कभी ह्यूमंस को भी। अगर ये मराइन एनिमल्स को यानी कि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको अगर ये अफेक्ट करती है तो उसकी वजह से उससे कहा जाता है वाटर ब्लूम, यानी पानी में ब्लूम आ गया है। और पानी में ब्लूम आने का मतलब है वहाँ के जो एनिमल्स है उनकी डेथ हो रही है ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ एल्गी। तो ये सम इन्फॉर्मेशन थी डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए। बायोलुमिनेसेंस वर्ड याद रखना है, रेड टाइड वर्ड याद रखना है, और यहाँ से हमें टॉक्सिक वर्ड याद रखना है, और वाटर ब्लूम याद रखना है। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पर इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ हम देख लेते हैं डिवीजन क्राइसोफाइटा। सो डिवीजन क्राइसोफाइटा की बात करते हैं। ये जो ग्रुप होता है इसके अंदर डाई एटम्स आते हैं बेसिकली, और गोल्डन एल्गी आ जाती है जिसका दूसरा नाम होता है डेस्मिड्स। तो डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी दैट इज डेस्मिड्स क्राइसोफाइटा डिवीजन के अंदर आते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इससे पहले हमने बात की वो मराइन ऑर्गेनिजम्स से, यानी ऐसे पानी में पाए जाते हैं जहाँ पर सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है या फिर प्रेजेंट होता है। फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंसनट्रेशन जो होता है वो या तो निग्लिजिबल होता है या फिर होता ही नहीं है। तो फ्रेश वाटर में रिवर्स एंड स्ट्रीम्स एग्जाम्पल होते हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स मराइन भी हो सकते कभी कभी, लेकिन बेसिकली और मेनली फ्रेश वाटर ही होते हैं। और मेनली डायटम्स जो रहते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायटम। तो हम लोग अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायटम क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा उसका। तो ये अलग अलग डिफरेंट शेप्स में हमें देखने को मिलते हैं डायटम्स, कभी सर्क्यूलर, कभी रेक्टेंगुलर, कभी ट्रायंगुलर, कभी थोड़ा इलोंगेटेड शेप, कभी बोट शेप्ड। तो इस तरह के शेप्स में हमें डायटम्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये उसके स्ट्रक्चर की थोड़ी सी शुरुआत हुई। अब क्या होता है, जो सेल वॉल होती है डायटम्स की, यानी कि उसकी जो बाउंड्री वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। अगेन एक बायोमोलिक्यूल होता है और उसके अंदर सिलिका के पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये उसकी सेल वॉल है सॉरी, तो ये इसकी सेल वॉल है। इसकी सेल वॉल के अंदर ये जो लाइंस मैं बना रही हूँ, मान लीजिए इन लाइंस के ऊपर कुछ सिलिका के पार्टिकल्स हैं। सिलिका एक तरह का एलिमेंट होता है, तो सिलिका के जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पर एम्बेडेड है। एम्बेडेड यानी धसे हुए हैं। तो ये एम्बेडेड वर्ड यहाँ पर नोट करा। कुछ जगहों पर लगे होते हैं ड्यू टू विच, अब उस सिलिका के पार्टिकल्स की वजह से होता क्या है, जो सेल वॉल होती है वो दिखाई देती है कि वो पूरी की पूरी ही सिलिका की बनी होगी। और ये जो वैसे वो सेल्यूलोज की बनी, लेकिन सेल्यूलोज की वॉल में सिलिका के पार्टिकल्स थोड़े से एम्बेडेड है, लेकिन दिखाई ऐसा देता है कि वो पूरी सिलिका की बनी है। तो ये जो सिलिकेटेड सेल वॉल होती है इसी वजह से उसको शेल का या फिर फ्रस्ट्यूल का नाम दिया जाता है। तो शेल और फ्रस्ट्यूल एक तरह का नाम होता है जो कि डायटम की सेल वॉल को दिया जाता है। बात आती है कि जो सेल वॉल होती है वो कैसे बनी होती है, तो वो 2 हाफ्स की बनी होती है, 2 भागों की बनी होती है, जो कि अरेंज रहते हैं जैसे कि एक लिड जो कि सोप बॉक्स का होता है। आपने देखा होगा कि घरों में इस टाइप का सोप बॉक्स होता है, इसके ऊपर एक लिड होती है जो लिड उसको कवर कर देती है। तो एक तरह का सोप बॉक्स होता है। इसको हम कहते हैं कि उसमें अगर सोप को रख देंगे और नीचे थोड़े रिजेस टाइप प्रेजेंट होते हैं कि अगर कोई सोप में वाटर कंटेंट है तो वो वहां से बह भी सकता है, और ऊपर से वो कवरिंग उसके ऊपर आ जाती है, जो उसकी लिड होती है उसका ढक्कन जो होता है वो उसको क्लोज कर देता है। तो ये लिड्स जो होती है सोप बॉक्स की 1 और 2 इस तरह से बने होते हैं, 2 हाफ्स के रहते हैं, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह दिखाई देती है। आगे क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। इसके वजह से, इसके रीज़न की वजह से जो सेल वॉल होती है, सिलिका बहुत सारी है वहाँ पर, तो सेल वॉल कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, बहुत कड़क हो जाती है। सेल वॉल डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर डेथ। तो जब ये जो डायटम्स है जब इनकी डेथ होती है तो भी ये सेल वॉल कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती, चाहे ये बॉटम ऑफ सी में चले जाए, ह्यूज रॉक के नीचे दब जाए, बड़े पत्थरों के नीचे दब जाए, तो भी जो डेड डायटम्स होंगे, मरे हुए डायटम्स होंगे, उनके जो कहना चाहिए सेल वॉल होगी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और एंड में जो चीज़ वहाँ पर बन जाती है उसको कहा जाता है डायएटोमाइट। तो एक तरह का फॉसिल बन रहा है, डायएटोमाइट हम उसको नाम दे रहे हैं। या फिर उसका दूसरा नाम होता है डायएटोमेशियस अर्थ, क्योंकि जिस जगह पे ये डायटम्स मरते हैं तो वहाँ पर उनकी सेल वॉल हमेशा हमेशा के लिए इटर्नली बाकी रह जाती है। तो उसको जो नाम दिया जाता है उस पोर्शन को, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डायटम सारे मर गए थे तो उनकी पूरी बॉडी डीजनरेट होती है सिवाय उनकी सेल वॉल के, तो वो जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा, इसको डायएटोमेशियस अर्थ कहा जाता है। या फिर एक न्यू नेम आपकी डिक्शनरी में, आपको आपके माइंड की डिक्शनरी में ऐड करना होगा, कीसलगर उसको कहा जाता है, कीसलगर। तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू मीन बाय कीसलगर, वाइवा में पूछ लिया जाता है, या फिर नॉर्मली जो हमारी नीट एग्जाम होती है उसमें ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। तो ये हो गई एक छोटी सी बात। अब बात आती है डायटम्स जो होते हैं
उसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल, जिसको फ्यूकोजेंथिन कहा जाता है। ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशन के। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, तो वो आंसर उसका होगा डायटम्स। नोट यहाँ पर करना है, स्टोर्ड फूड इनके अंदर जो रहता है, जैसे अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले एग्जाम्पल में डायनोफ्लैजिलेट्स में देखा था, उनका स्टोर्ड फूड जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। इनका जो स्टोर्ड फूड होता है, एक्स्ट्रा खाना जो अपनी बॉडी में स्टोर करके रखते हैं, कभी एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाए उससे बचने के लिए, तो इनके स्टोर्ड फूड को कहा जाता है ल्यूकोसिन, जिसका दूसरा नाम होता है क्राइसोलेमिनेरिन। तो हमें इसको याद रखना है, क्राइसोलेमिनेरिन, या फिर फैट या फिर ऑयल के फॉर्म में भी स्टोर कर लेते हैं। तो ये वाली बात हो जाती है। अब मूवमेंट, ये ऑर्गेनिजम्स इमोटाइल होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह चल फिर नहीं सकते, इनमें लोकोमोशन एब्सेंट होता है। क्यों लोकोमोशन एब्सेंट होता है? क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला भी एब्सेंट होता है। हमने अभी बात की थी, जो फ्लैजिला होता है वो एक तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ऑर्गेनिज्म को हेल्प करने के लिए फ्लैजिला बहुत यूजफुल होता है। तो इनमें फ्लैजिला ही नहीं है तो मूवमेंट कैसे होगा? इसी वजह से ये फ्लोट करते हैं पैसिवली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ स्टोर्ड फैट्स। तो क्या हो रहा है? पैसिवली का मतलब क्या होता है? जहां भी, अभी से याद रखना है, आप लोग 11th क्लास में से ही समझते हुए जाएंगे। पैसिवली का मतलब होता है जहां पर एटीपी का यूज नहीं होता है। तो जहां एटीपी का यूज वर्ड हो रहा है तो उसके जगह पर एक्टिव वर्ड यूज किया जाता है, और जहां पर जो एनर्जी है, एटीपी है, उसका यूज नहीं हो रहा, उसको पैसिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये माउंटेन है, इस माउंटेन पर अगर आपको चलकर जाना है, फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन है कोई, इसको इस माउंटेन पर ऊपर जाना है, तो जब इसे ऊपर जाना होगा तो बट नेचुरल है कि उसको एटीपी की, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बिना एनर्जी के उसको जाने की जरूरत नहीं होगी, आराम से वो जा सकता है। और मान लो उसको अपने साथ एक रॉक को भी उठाकर ऊपर यहाँ टॉप पोजिशन तक पहुंचना है, तो ये अपने साथ रॉक को लेकर जा रहा है, मेन उसको रॉक को ही लेकर जाना है, तो रॉक को वो अपने साथ ले जा रहा है, तो एटीपी का यूज होगा। एंड ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करते हैं, जब ये ह्यूमन ऊपर पहुंच जाता है अपनी पूरी एनर्जी लगाकर, ये मान लीजिए यहाँ पर आया, अब इसी ह्यूमन को, उसी रॉक को नीचे लेकर जाना है, तो अब इसके मन में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं रॉक को एज इट इज नीचे फेंक दूं। तो फेंकूंगा तो खुद ब खुद रॉक नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर का पोर्शन हाई है और नीचे का पोर्शन लो है। तो जब ऐसे कंसंट्रेशन या फिर ऐसी चीजें हो जहां पर मूवमेंट हाई टू लो की तरफ जाती हो, जैसे ये हाई पोजीशन थी, ये लो थी, इस तरह के मूवमेंट जो कि नेचुरली हो जाए, जहां पर आपको एफर्ट नहीं करना पड़े, एटीपी का यूज ना हो, उसे पैसिव कहा जाता है। तो ये पैसिव वर्ड का मतलब हो गया। और जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट होता है वो स्टोर्ड फैट्स का बहुत ज़्यादा लो भी होता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट होता है जो डाई एटम्स होते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन की मेथड होती है वो स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स से होती है, जिन्हें ऑक्सोस्पोर कहा जाता है। प्लीज माइंड दिस वर्ड, इसको ऑक्सोस्पोर कहा जाता है। रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स डाई एटम्स में यूज होते हैं, नेसेसरी होते हैं, उन्हें ऑक्सोस्पोर कहा जाता है। क्वेश्चन अराइजेस कि यूज क्या होता है इस डाई एटम का, तो इसका यूज होता है साउंड प्रूफिंग का। जब साउंड प्रूफिंग हमें करनी है तो डाई एटम्स की लेयर वहां लगा दी जाती है। फिल्ट्रेशन अगर हमें करना है ऑयल्स एंड सिरप का, तो इनका यूज होता है। अगर हमें स्टोन की पॉलिशिंग करना, क्योंकि ये इतने हार्ड होते हैं कि अगर हम स्टोन पर भी इनको घिस के देखेंगे, अगर रब करेंगे तो स्टोन भी पॉलिश हो जाएगा। हीट इंसुलेटर की तरह भी ये एक्ट करता है, यानी एक तरह से दूसरी तरफ हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता, जो कि स्टीम बॉयलर्स के अंदर यूज किया जाता है। बिकॉज द कीसलगर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो कीसलगर होती है, अभी जो पढ़ा था हमने डायटोमेशियस अर्थ को कीसलगर कहते हैं, तो ये जो कीसलगर होती है ये एक तरह का बैड कंडक्टर होती है हीट की। अब नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन है यूग्लिनोफाइटा, जिसमें यूग्लिनॉइड्स आ जाते हैं। तो यूग्लिनोफाइटा में सबसे पहला पॉइंट है, प्रीवियसली जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं उनको प्लांट किंगडम में रखा गया था, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होती थी। जो क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, तो इन्होंने सोचा कि अगर ये भी फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं तो हम इसको प्लांट किंगडम में रख देते हैं। लेकिन जब देखा गया, बट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती और एनिमल लाइक न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है, तो सम साइंटिस्ट प्लेस देम इन एनिमल किंगडम। तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा अगर इसमें सेल वॉल नहीं है और जो इसका न्यूट्रिशन है वो एनिमल जैसा है, इसी वजह से उसको एनिमल किंगडम में रखना ज्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पर क्या बात होती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसी वजह से ऐसा कंक्लूड किया गया कि हम इसको एनिमल किंगडम में रखेंगे। तो कुछ साइंटिस्ट कहते थे प्लांट किंगडम में रखना चाहिए, कुछ कहते थे एनिमल किंगडम में रखना चाहिए। पर अब क्या हुआ,
अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो नहीं करते। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बोला जाता था एक प्लांट होता है तो दूसरा एनिमल होता है, लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो उसमें मोनेरा एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, उसके अंदर प्रोटिस्टा ऐड हो गया, उसमें फंजाई ऐड हो गया, और एनिमेलिया प्लांटी भी उसमें इंक्लूडेड थे, पर हमने 3 चीज़ें और न्यू उसमें ऐड कर दी। इसी वजह से फिर यूग्लिनॉइड्स को जिस चीज़ में रखा गया उसको कहा जाता है प्रोटिस्टा। तो मैनी टाइम्स ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूग्लिनॉइड किस जगह का मेंबर होगा, किस किंगडम में आएगा, तो नीदर आपको प्लांटी की तरफ जाना है नॉर आपको एनिमिलिया की तरफ जाना है, आपको प्रोटिस्टा को टिक करना होगा। तो यहाँ पर ये सही आंसर होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जो दे आर फाउंड एज फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन फ्रेश वाटर, लेक्स, पॉन्ड, स्टेगनेंट वाटर। जो फ्रेश वाटर होता है वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, और जो डैम्प सॉइल होता है, हल्का सा मॉइस्चर वाला सॉइल होगा वहाँ पर, और ब्रैकिश वाटर में यानी थोड़ा सा सॉल्टी काइंड ऑफ वाटर होता है। दो दे आर फोटोसिंथेटिक, अगर इनका नेचर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म करते हैं अगर इनको सनलाइट मिल जाए, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट। लेकिन जिस टाइम पे इनको सनलाइट नहीं मिलती है, जब सनलाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन जब सनलाइट नहीं मिलेगी तो उस टाइम पर ये क्या करेंगे, उस टाइम पे ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, यानी कि ये खुद का खाना फिर खुद नहीं बनाएंगे, बल्कि ये दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स को जाकर खा लेंगे। तो ये जो न्यूट्रिशन होता है इसको कहा जाता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिज्म भी शो कर सकता है या फिर हेटेरोट्रॉफिज्म भी शो कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसकी बेसिस पर इस तरह के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करने वाला। और इसमें जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो यूग्लिना का होता है, दैट इज डिवीजन यूग्लिनोफाइटा में वो आते हैं, या फिर उनको यूग्लिनॉइड्स कहा जाता है। नाउ द स्ट्रक्चर देख, स्ट्रक्चर जो होता है वो यूनिसेल्युलर होते हैं, ये एक सेल के बने होते हैं, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है। अभी हमने शुरू में पढ़ा था, जब भी हम इसके कह रहे थे कि प्लांट लाइक एनिमल लाइक फीचर से प्लांट से यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड हो रहा था वो, और ये सराउंडेड होते हैं अगेन सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन से तो सभी सराउंडेड होते हैं मेनली, और लिपोप्रोटीन इनकी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन इनकी कवर्ड रहती है पेलिकल से। तो यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन है फॉर एग्जाम्पल, उसके ऊपर सेल वॉल तो नहीं है पर एक सेल पेलिकल जरूर पाई जाती है। तो सेल पेलिकल एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन। जो पेलिकल होती है वो प्रोटीन की बनी होती है और बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है नेचर में। इलास्टिक हम समझते हैं क्या होता है। फिर जो एंटीरियर एंड होता है यूग्लिना का, जो भी आगे वाला पोर्शन होता है, वहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है। उस कैविटी को कहा जाता है रिजर्वॉयर, यानी कई जहाँ पर कुछ हम स्टोर कर सकते हैं उसको हम रिजर्वायर कह सकते हैं। एक फ्लैजिला इसमें होता है, तो फ्लैजिलम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ रिजर्वायर। अब यहाँ पर मैं यहाँ डायग्राम से शो करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इसका एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर है ना आगे वाला पोर्शन। तो एंटीरियर पोर्शन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, एक कैविटी टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको रिजर्वायर कहते हैं। इस रिजर्वायर से यहाँ एक फ्लैजिला आउटग्रो कर रहा है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जहाँ से रिजर्वायर ग्रो कर रहा है, रिजर्वायर में से फ्लैजिला ग्रो कर रहा है, तो वो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा। दूसरी बात, जो यूग्लिना होती है उसमें एक फंक्शनल फ्लैजिला होता है, एक फंक्शनल होता है, और दूसरा जो फ्लैजिला होता है इसके पास नॉन फंक्शनल होता है। तो दो फ्लैजिला है जिसमें से एक तो अच्छे से काम करता है और जो दूसरा फ्लैजिला वो है पर उसका कोई काम नहीं होता है। और इसके ऊपर एक आई स्पॉट प्रेजेंट होती है एंटीरियर पोजीशन के ऊपर ही, हम यहाँ पर देख सकते हैं आई स्पॉट शोन है फिगर के अंदर। तो आई स्पॉट यहाँ पर है। उसके बाद इनके पास एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दो तरह के होते हैं, लेकिन इसके पास एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करना। क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर रह रहे हैं, ये पानी में रह रहे हैं। अब पानी में कभी सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, और हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेजिन्स को पानी में डालेंगे सॉल्टी वाटर में, तो रेजिन्स कभी श्रिंक करती है, स्वेल करती है, पूरी प्रोसेस होती है। उसी तरह से इन ऑर्गेनिजम्स में भी ये प्रॉब्लम ना आ जाए कि उनमें श्रिंकिंग स्वेलिंग के प्रॉब्लम्स नहीं आए, टर्बिडिटी टर्जिडिटी जो होती है वो सब कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो इसी वजह से इनका ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो यूग्लिना होता है इसके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें आंसर है हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, जियाजेंथिन, या फिर ये जो पिगमेंट्स होते हैं इनकी बात की जाए तो ये आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट्स को लेकर। जैसे बड़े बड़े प्लांट्स में जो पिगमेंट्स होते हैं वही पिगमेंट्स इन छोटे से यूग्लिना के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है। और वो पिगमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक पॉइंट यहाँ नोट करने का है कि जो स्टोर्ड फूड होता है यूग्लिना का, उसको पैरामाइलम या फिर फैट कहा जाता है। जैसे अभी तक हम हर जगह स्टोर्ड फूड देखते हुए जा रहे हैं, स्टार्च देखा और सारे देखे हमने, हम ह्यूमंस में देखा था ग्लाइकोजन होता है, उसी तरह से इनका स्टोर्ड फूड पैरामाइलम या फिर फैट होता है। और यहाँ इसका फिगर है।
सो यूग्लिना का पूरा फिगर यहाँ पर शोन है, हमने इसको पूरा समझ लिया। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बस एक शायद मिस हो गया था, तो यहाँ पर हम वो देख सकते हैं। नाउ हमारे पास आ जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स। So now we are with slime molds, and this is the last topic for Kingdom Protista. And Kingdom Protista 2 वीडियो सेगमेंट्स में कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, एंड किंगडम मोनेरा में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था। आफ्टर दिस टॉपिक वी विल बी स्टार्टिंग विद किंगडम फंजाई, दैट इज किंगडम माइकोटा, तो से ट्यून फॉर दैट। और यहाँ पर स्लाइम मोल्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक तरह के कंज्यूमर भी हो सकते हैं, साथ में ये डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको स्लाइम मोल्ड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेवलप करते हैं एक तरह का स्लाइमी मास, और कब करते हैं? जब वेजिटेटिव फेज आता है। तो दीज ऑर्गेनिजम्स डेवलप अ स्लाइमी मास एट द टाइम ऑफ देयर वेजिटेटिव फेज। जब उनकी लाइफ के अंदर वेजिटेटिव फेज आएगा तो ये ऑर्गेनिज्म एक तरह का स्लाइमी मास सिक्रीट करते हैं, इसी वजह से इन्हें स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है, या फिर इनका दूसरा नाम होता है फॉल्स फंजाई। तो फॉल्स फंजाई आर नोन एज स्लाइम मोल्ड्स, और ये स्लाइमी मास जैसे एक स्लाइम आजकल बहुत फेमस हो रहा है, एक तरह का इलास्टिक और म्यूकसी सब्सटेंस होता है, जनरली फॉर चिल्ड्रन के लिए फॉर प्लेइंग पर्पस इसको यूज़ किया जाता है। तो ये स्लाइमी मास एक तरह का सिक्रीट करते हैं स्लाइम मोल्ड्स। दूसरी बात, जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि ये जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, ज़्यादातर डिकेइंग ट्विग्स पे, लीव्स पे, और जो बॉडी रहती है इनकी वो डिकेइंग ट्विग के ऊपर ही रहती है, वहीं पे ये ग्रो करते हैं, वहीं रहते हैं, अपनी लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं, और जितना भी उस लीफ में या फिर जो भी चीज़ वहाँ पर है जो कहना चाहिए सड़ गई है या ख़राब हो गई है उसके ऊपर ये जाके फीड करते हैं। और जब सूटेबल कंडीशंस आती है तो एक तरह का एग्रीगेशन बना लेते हैं, आपस में जुड़कर एक पोर्शन बना लेते हैं, जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वहाँ पर ये ग्रो करते हैं, स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं, और सेवरल फीट तक फैल जाते हैं, दूर दूर तक फैल जाते हैं, जिसको प्लाज्मोडियम का नाम दिया जाने लगता है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस रहती है तो जो प्लाज्मोडियम रहता है, ये जो बना है यहाँ पर, ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है, यानी कि उनमें से फ्रूट बनने लगेंगे। नॉट एग्जैक्टली जो फ्रूट्स हम खाते हैं उसकी बात हो रही है, दूसरे टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज है ना, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और उन फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर्स आ जाते हैं जो कि उनकी टिप पर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये इनकी फ्रूटिंग बॉडी है, तो ये जो स्पोर्स है वो इनके, फॉर एग्जांपल ये पूरा प्लाज्मोडियम है, तो स्पोर्स यहाँ पर आ जाते हैं इसकी इस एंड पर, ये फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर, और उसकी टिप तक पहुँच जाते हैं। आगे क्या होता है, ये जो स्पोर्स होते हैं इनके पास ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। तो जो स्पोर्स होते हैं इनके पास ट्रू वॉल्स होती हैं, और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। अगर कितनी भी एडवर्स कंडीशंस क्यों ना आ जाए फिर भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, मतलब ये जो स्पोर्स है ये सर्वाइव कर लेंगे क्योंकि इनके अंदर ट्रू वॉल्स पाई जाती है। और ये जो स्पोर्स होते हैं धीरे धीरे इनको एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स किया जाता है, तो दूर दूर तक ये वहाँ जाके नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। एग्जाम्पल है फाइसेरम इसके अंदर का एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड्स का। एक और पॉइंट यहाँ पर जो ज़रूरी है वो ये हो जाता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है, सो प्लाज्मोडियम, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्लाज्मोडियम तो एक ही हो सकता है, जो मलेरिया का अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फेल्सीपेरम इस तरह के प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं, उनका पैरासाइट होता है। तो मलेरियल पैरासाइट अकेला प्लाज्मोडियम नहीं हो सकता, बायोलॉजी में भी टर्मिनोलॉजीज रिपीट होती है, तो ये प्लाज्मोडियम दूसरा है और वो प्लाज्मोडियम दूसरा होगा। सो स्लाइम मोल्ड्स इज ऑल्सो कम्प्लीटेड हियर, एंड फाइनली फुल किंगडम प्रोटिस्टा इज कम्प्लीटेड राइट नाउ। सो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ओवर होता है। नाउ विल बी स्टार्टिंग with kingdom fungi also known as kingdom mycota. So thank you so much and happy learning.